आइए एक और सवाल को देखते हैं। यह भी एक प्रॉफिट लॉस का सवाल है। इसमें वैक्यूम क्लीनर का बात किया गया है कि एक वैक्यूम क्लीनर का जो मूल्य था, जो भी पहले मूल्य था उसको 30% बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी मार्क किया गया एवं उस पर 24% का छूट दिया जाता है। तो बताइए अब जो वो छूट देने के बाद जो बेचता है और जो पहले का रेट है उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ छूट देने के बाद। तो देखिए एक चीज समझिएगा, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य जिसको आप मार्कअप प्राइस बोलते हैं, मार्कअप प्राइस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको आप कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस हिंदी में इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म सीपी। एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट जिसका हिंदी होता है छूट या बट्टा, ठीक है। और लाभ हानि तो समझते हैं। तो हमको इन सब चारों चीजों में अंतर समझना है कि सब कहता क्या है। देखिए अंकित मूल्य हम उसे कहते हैं जो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं, या चाहे वो 1 रुपए का माचिस हो या फिर 5 रुपए का बिस्कुट हो, तो आप देखिएगा किसी पैकेट बंद वस्तु पे जो मूल्य लिखा होता है ना, वो उसका मार्कअप प्राइस होता है, उसमें अंकित मूल्य होता है। और कोई भी दुकानदार या व्यवसायी आपको जब भी छूट देगा तो छूट हमेशा जो लिखा हुआ मार्क होता है, अंकित मूल्य होता है, उसी पे छूट होता है। छूट बट्टा जो होता है डिस्काउंट, वो हमेशा अंकित मूल्य पे होता है। अब दुकानदार कितने में होलसेल रेट में खरीदा है वो तो आपको नहीं पता है, वो तो आपको नहीं पता है कि अगर किसी बिस्कुट पे 5 रुपए लिखा है और आपको वो 5 में ही दे रहा है तो क्या लग रहा है कि वो बिना प्रॉफिट का दे रहा है। ऐसा नहीं, वो खरीदा होगा कुछ कम रेट पे, तो वो जो कम रेट पे खरीदा है वो उसका क्रय मूल्य है। जिस रेट पे वो खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। और जैसे 5 रुपए का चीज था और उसको मान लीजिए कि 4.5 में होलसेल रेट में दिया, तो जो 8 आने का जो हुआ 50 पैसे का जो बचत हुआ वो 5 रुपए दिया है, ना कि 4.5 रुपए पे दिया है। और फिर वो चीज हमें 5 रुपए में बेचता है, यानी 4.5 में वो खरीदा और फिर हमें 5 में दिया, यानी फिर भी वो प्रॉफिट ले रहा है। तो चीजों को समझिएगा। तो डिस्काउंट और छूट की बात जब भी करें तो हमेशा अंकित मूल्य पे देगा, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे कभी छूट नहीं देता है। अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद जो रेट आता है वही क्रय मूल्य होता है, ठीक है। और जिस रेट पे हम किसी चीज को बेचते हैं वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। यहां ये समझिएगा कि अंकित मूल्य पर जो छूट दिया उसके बाद जो बेचा, तो होलसेल वाले के लिए क्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। और छूट के बाद जिस रेट पे दुकानदार खरीदा वो उसका क्रय मूल्य हुआ। अब क्रय मूल्य पर जिस रेट पे वो किसी जनरल दुकानदार को कस्टमर को देगा वो उसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो एमपी होता है ना, जो छूट जो होता है वो हमेशा किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पे मिलेगा, ना कि सीपी और एसपी पे मिलेगा। तो चलिए अब सवाल की तरफ आते हैं। तो बोला कि किसी वैक्यूम क्लीनर का मूल्य जो 30% बढ़ा दिया गया, तो पहले मूल्य था क्या वो तो हमको पता होना चाहिए। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो हम मूल्य को 100 मान लेते हैं। ये रुपया में नहीं होता है बल्कि एक यूनिट में होता है। तो मान लीजिए कि इसका सीपी रहा होगा कितना, 100 रुपया। रुपया नहीं मानते, यूनिट मानते हैं। 100 यूनिट इसका रहा होगा मूल्य। अब इस पर 30% बढ़ाया तो 100 का कितना भी परसेंट उतना ही होता है। बहुत आसान होता है परसेंटेज निकालना। आप कहेंगे तो परसेंटेज का मैं बेसिक वीडियो बना के बता दूंगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो सीपी का 30% बढ़ा के एमपी किया, एमपी यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, तो 130 यूनिट हो जाएगा एमपी, ठीक है। एवं उस पर 24% का छूट दिया गया, तो बताइए कितने परसेंट का लाभ यहाँ है। अब एमपी क्या है, 130 है, तो 130 पे ही छूट दिया जा रहा है। कितने का छूट दिया जा रहा है, तो 24 का। तो हम छूट ना निकाल के डायरेक्ट इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं।
अच्छा बताइए, एक बात बताइए, अगर 24% छूट दिया तो क्या उस वस्तु का 76% रेट तो लिया होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपए का वस्तु है और 20% हम छूट दिए तो 80% का रेट तो लिए होंगे ना। तो बस हम क्या करेंगे, 24% में निकाल के डायरेक्ट 76% निकालेंगे, क्योंकि हमको विक्रयमूल से मतलब है। विक्रयमूल निकल जाएगा, सीपी है तो लाभ हानि हमको आ जाएगा। तो हम छूट क्यों निकाला जाएगा, छूट को हटा के बाकी जितना में हम बेचे वही परसेंटेज निकाल दिए, 76% का मान निकाले। तो 76%, जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे में 100 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये एक जीरो कटेगा, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 छक 78, 7 13 7 91 और 7 क्या होता हो गया 98, यानी और बट्टा में 100 हो गया। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाएं क्या हो जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। 13 छक 78, 7 13 7 91 और 7 98। अच्छा, एक ही जीरो है नीचे तो एक ही अंक बैठेगा, तो ये 98.8 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एमपी छूट देने के बाद टीएसपी हो गया। अब बताइए कि सीपी था 100 यूनिट और एसपी हो गया 98.8 यूनिट, यानी खरीदे था 100 में और बेचा 98.8 में। तो लॉस हुआ है या हानि, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, आप अपने कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है कि ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे हैं, इसका मतलब भैया हमको हानि हो गया है। तो हानि कितना हो गया, 100 माइनस 98.8 यूनिट। ठीक है, तो इसको अगर घटाएंगे तो 1.2 यूनिट होगा। ठीक है, ये तो हानि निकला, लेकिन हमको चाहिए परसेंटेज लॉस। तो परसेंटेज लॉस के लिए क्या करेंगे, ऊपर में लॉस, नीचे में सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस हो गया 1.2, सीपी हो गया 100 और नीचे में हो गया 100। तो 100 से 100 उड़ गया तो परसेंटेज कितना हो गया, 1.2% का क्या हो गया, हमको हमारा लॉस हो गया। सेम हूबहू सवाल है, ये कोई मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं, क्योंकि इस एग्जाम को मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है कुछ सवाल हमने याद करके लाया, तो वो सवाल आपको बता रहा हूँ। एकदम डिजिट भी वही है, सेम चीज है, और इसी टाइप के सवाल ऑलमोस्ट हर रोज आ रहे हैं। जैसा कि मैं एग्जाम देने से पहले कुछ लोगों के मुंह से सुना तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना आसान आसान सवाल आएगा, लेकिन सवाल आ रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों के लिए आपको प्रैक्टिस अगर है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और आप अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको बना के जाइए और इससे रिलेटेड सवाल को और प्रैक्टिस करिए। और अगर आपके पास नहीं सवाल मिल पा रहा है तो आप हमें बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको इस टाइप के सवाल का कुछ और प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है।